क्लास आज हम लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें है नोड एनालिसिस। किरचॉफ के हमने दो कानून पढ़े हैं। उन दो कवानीन में हम ये सीखते हैं कि अगर मज़ामतों के एक सर्किट में एक से ज़्यादा पावर सप्लाई मुहैया की जाए या अप्लाइड वोल्टेज दो एक से ज़्यादा दिए जाएं तो उस वक्त हम किस तरह एक सर्किट को हल कर सकते हैं, उसमें करंट और वोल्टेज की मिकदार को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें किरचॉफ ने दो कवानीन बताए जिनको हम एक वो नोड एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को मैश एनालिसिस कहते हैं। नोड एनालिसिस अप्लाई होता है कि उसमें सर्किट में करंट को अप्लाई करने के बाद हम उसकी करंट को कैलकुलेशन करते हैं, करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए चंद रूल्स हैं कि जिनको हमें पहले थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि अगर एक ऐसा कम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है जिसमें ना तो वो पता चलता है सीरीज़ में है और ना पता चलता है कि वो पैरेलल में है, अगर तो इस तरह हमें एक किरचॉफ ने फिर दो ऐसी बातें सिखाई, दो ऐसे कवानीन दिए कि अगर हम करंट को ये तस्वर करें या वोल्टेज को इस तरह कैलकुलेट करें तो हम उस सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं उनकी मदद से हम वोल्टेज मालूम कर सकते हैं और करंट मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस में क्या किया जाता है? सबसे पहले ये देखा जाता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स इन द सर्किट। इसी तरह उसमें क्या होता है? द जंक्शन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंस। अगर उसमें दो या दो से ज्यादा मज़ामतें लगी हुई हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो उस वक्त हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उस सर्किट में कितने नोड्स हैं। नोड का मतलब होता है जंक्शन। जैसा कि इस यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है। तो सबसे पहले नोड को देखा जाता है कि कितने जंक्शन हैं उस सर्किट में। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? द नोड ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेफरेंस। उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा जो मज़ामतें लगी हैं उनके जो रेफरेंस, उनके जो नोड्स हैं, उनमें किसी एक को रेफरेंस पॉइंट बना लिया जाता है, उनको एक मरकज मान लिया जाता है। रेफरेंस नोड एंड इट्स पोटेंशियल इज कंसीडर टू बी 0 वोल्ट। और उस पर जो आने वाला, जो हासिल होने वाले जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो उनका जवाब जो है वो 0 होना चाहिए। यानी कि फिर देखते हैं कि किसी एक नोड को रेफरेंस मान लेते हैं, मरकज मान लेते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है? नेम द वोल्टेज एट अदर नोड एज VA VP। जिस तरह पहले हमने देखा कि वो जो नोड है, जो रेफरेंस पॉइंट है, उसको जब हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे मान लेते हैं तो उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाले हैं उनको 0 मान लेते हैं। फिर हम उनको एक नाम दे देते हैं, उनको एक बाद में एक नाम दे दिया जाता है। फर्स्ट के ये एक नोड है तो इसको हम VA कह लेते हैं और दूसरा नोड ये है और ये VB हो जाएगा। यानी कि इससे ज्यादा अगर कोई जोड़ जंक्शन है या नोड है तो फिर हम उसको VC भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार है कि जिसमें हम नोड पर वोल्टेज ड्रॉप को नाम दे देते हैं। नंबर 3, assume द करंट एट नोड 1 2 etc। जिस तरह उसका फार्मूले में है कि हम 3 से ज्यादा करंट भी उसको डोनेट कर सकते हैं कि उसके ऊपर आने वाली जो करंट है उसको भी हम नाम दे देते हैं। तो इस सर्किट में जैसे है कि ये करंट यहाँ से दाखिल हो रही है, ये I1 होगी, जितनी रेजिस्टेंस होंगी उतने ही करंट का हम उन करंट के नाम रख लेते हैं। इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है तो इसका I1 होगा, ये I2 होगा और ये I3 होगा। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उनको I3 या I4 के तौर पे हम जानेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है? ये फर्ज कर लेने के बाद हम क्या करते हैं कि उस सर्किट में किरचॉफ के जो कवानीन में से KCL, अप्लाई KCL फॉर द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन द सर्किट। उसके बाद क्या किया जाता है कि हर नोड के ऊपर जो किरचॉफ करंट लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है। करंट लॉ अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने ये सामने लिखा है कि करंट लॉ क्या है किरचॉफ के कवानीन में, I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, या I1 जिसमें से करंट दाखिल हो रही है वो इज इक्वल होती है I2 जमा I3 या I4 के। इस तरह हम चलते हैं। तो ये फिर उसके में क्या KCL के रूल अप्लाई कर देते हैं उन नोड्स के ऊपर। नंबर 5, वी फाइंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ नोड वोल्टेज VA VB। उसके बाद क्या किया जाता है कि एक मिसाल या एक मसावत बना दी जाती है वोल्टेज के लिए कि जहां पर नोड बने होते हैं।
जैसे कि इस सर्किट में वी ए है और वी बी है, तो यहाँ पर दो जो है वो मसावातें बन जाएंगी। फिर क्या किया जाता है कि ये काम करने के बाद उन मसावातों को फिर सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट वैल्यू ऑफ वी ए वी बी एंड ईटीसी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन इक्वेशन को फिर नाम दे देते हैं कि जो कि हल करने के बाद हमें आती है, वो भी उसी तरह वी ए हो जाता है, वी बी, जैसे जितने भी वोल्टेज ड्रॉप मालूम किए होते हैं उनको नाम दे दिए जाते हैं। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू इन I1, I2, I3 टू फाइंड देयर वैल्यूज। उसके बाद क्या किया जाता है कि वो जो वोल्टेज ड्रॉप आते हैं फिर मज़ामत की वैल्यू के मुताबिक हम उसका करंट मालूम कर लेते हैं। एनी नेगेटिव वोल्टेज वैल्यू ऑफ द करंट obtained after calculation shows that current will follow in the opposite direction to the assumed and redraw the circuit। इसके बाद ये कहता है कि जब हम ये हल कर लेते हैं, ये करंट फाइंड कर लेते हैं, अगर तो वो माइनस की तरफ दाखिल हो रही है, माइनस उसकी वैल्यू आ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं कि पहले जब दाखिल हो रही थी तो करंट इस तरफ होती, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। लेकिन जब हल किया जाता है, हल करने के बाद अगर सवाल में माइनस वोल्टेज आ जाते हैं तो फिर हम सर्किट एक दोबारा बनाते हैं जिसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की बजाय फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाती है। आखिर पे फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप यूजिंग ओहम लॉ। अगर तो सवाल में पूछा गया है कि बाद में वोल्टेज ड्रॉप भी मालूम करें हर एक मज़ामत के ऊपर, तो फिर हमें ओहम लॉ अप्लाई करना पड़ता है। ओहम लॉ की मदद से हम हल कर लेते हैं। और ओहम लॉ किसके बराबर है? ओहम लॉ इज इक्वल टू आई इंटू आर। सर्किट में जितनी करंट है, जितनी रेजिस्टेंस है, उसमें क्या किया जाता है कि हर एक में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मालूम कर दिया जाता है। ये तो थे चंद रूल या असूल जिनको हम देखते हुए किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, किसी ऐसे सर्किट में जहाँ पे दो वोल्टेज अप्लाई किए गए हों, दो पावर सप्लाई कनेक्टेड हों उस सर्किट में, तो फिर हम किरचॉफ के कवानीन में अगर वो पूछा जाए कि करंट लॉ अप्लाई करें तो नोड एनालिसिस के ये तरीके अप्लाई किए जाते हैं। और अगर इसमें कुछ दूसरा तरीका पूछा जाए, मैश या लूप एनालिसिस, तो फिर हम उसको लूप या मैश के तरीक़ेकार के मुताबिक उस सर्किट को हल कर सकते। तो अगले लेक्चर में हम लूप या मैश एनालिसिस का वीडियो पढ़ेंगे।